हमारे घर एक बावर्ची था जो मुझे हर रोज एक सूप बनाकर मेरी सास से चोरी छुपे देता था और कहता, इसे पीने से आपको बच्चा होगा। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं थी क्योंकि लोगों का कहना था मेरा पति नामर्द था, जबकि सच तो मैं जानती थी कि वो तो बहुत प्यार करने वाला इंसान था। लेकिन जब से मैंने बावर्ची का स्पेशल सूप चोरी से खाना शुरू कर दिया था, मेरे पति मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लेकिन उनकी एक ही आदत थी जो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि दिन भर तो वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता और जब रात को कमरे में आता तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। तो मुझे काफ़ी हैरत होती, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि पति ने कसम दी थी और मैं पति की बात को टाल नहीं सकती। ससुराल वाले सब मेरी इज्जत करते थे, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी जब औलाद ना हुई तो सास मुझे ऐसे ही नज़रों से देखने लगी थी जैसे मुझे कई सालों से बच्चा नहीं हुआ। मुझे डर था अगर वो मुझे बांझ होने के ताने देने लग जाती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन हमारे बावर्ची ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, आपको पता नहीं है पर आप पर ज़रूर कोई साया है। शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद अक्सर साया हो जाता है कि फिर उन्हें औलाद नहीं हो पाती। हमारे पास एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला है। उसके फल या पत्तों का सूप बनाकर या काढ़ा बनाकर उस पर एक मंत्र पढ़कर उसे खाने से आप माँ बन जाएंगी। उनकी बातें सुनकर तो मैं उन्हें देख ही रही थी कि मैं ये कैसे बात कर रहे हैं। भला कहीं पुराने पेड़ के फल या सब्जी खाने से मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। मुझे इसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं इन बातों में आने वाली नहीं थी। मैंने उन्हें कहा, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी। अगर मेरी सास को इन बातों का पता चल गया तो मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर नहीं करेंगी। पहले ही वो मुझे ऐसे घूरती है जैसे बच्चा करना मेरे हाथ में हो। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं करूंगी। मैंने उसे मुंह पर ही साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे कहता रहा, डर क्यों रही हो। और आपकी सास भी इसीलिए मुंह बनाती है क्योंकि उन्हें भी तो पोता चाहिए, वो भी तो दादी बनना चाहती है। सबको लगता है कि आपके पति नामर्द है। अगर एक बार आप गर्भवती हो गई तो कोई इसे ऐसा कुछ नहीं समझेगा। देख लेना। सास को या किसी और को बताने की क्या जरूरत है। जब मैं उसे नहीं बताऊंगा और तुम भी नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तुम बेकार में इतना सोच रही हो। बावर्ची ने मुझे सच का आईना दिखाकर लालच दिया था। फिर मैंने उसे सोचने का वक्त मांगा। ये कहते हुए मैं अपने कमरे की तरफ जल्दी से चली गई। जब मैंने उसे सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा कि जैसे वो बावर्ची बड़ा बेचैन है, बस कैसे ना कैसे मैं हाँ कर दूं। न जाने मेरी ये मदद करने के पीछे उसका क्या मकसद था, लेकिन उसकी बातों में दम तो था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए एक सूप ही तो पीना था। फिर अगले ही दिन मैंने उसे हाँ में जवाब दे दिया। उसे सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैंने नोटिस नहीं किया था। मैं इन बातों पर यकीन ना करने के बावजूद भी हामी भर चुकी थी और अब बावर्ची जब मुझे सूप देता, मैं आगे पीछे देखकर जब कोई नजर ना आता तो जल्दी से अपने कमरे में ले जाकर एक ही झटके में उसे पी लेती थी। मैंने हर रोज सूप पीना शुरू कर दिया था। मुझे खुद अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बदल महसूस हो रहा था, पर मुझे लगता था जैसे मेरी सास मुझ पर नजर रखती हो। उसी दिन मैं जब सूप लेकर जल्दी से पी रही थी तो मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। उन्हें यूं मुझे गौर से देखते हुए मेरे तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरे होठ साफ किए और कहने लगी, बहू अगर सूप इतना ही पसंद है तो आराम से बैठकर पियो और बच्चों की तरह पूरे बदन को सूप लगाने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी परवरिश करती तो ये सब देखना नहीं पड़ता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और जाकर ढंग से बैठकर सूप पियो और बचा हुआ सूप ढक के रख दो। सास ने मुझे गुस्से से कहा था और उनकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि शुक्र है उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि मैं बावर्ची से अलग से अपने लिए सूप बनवाती हूँ, बल्कि उन्हें तो लगा था कि मैं हड़बड़ी में सूप पी रही हूँ। मैंने अपनी सास से माफी मांगी और सूप रखने चली गई, लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफेद पड़ गया था, जिसकी वजह से पक्का सास को अब दाल में कुछ काला लग रहा है। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल रखूंगी और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आजकल मेरा पति भी मुझे अच्छे से वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों में पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी ही नींद की वादियों में आ जाती। अब मैं भाग भाग कर सास के साथ काम करने लगी थी। इसी बीच एक बहुत ही अजीब सी बात हुई कि सास ने
उसने हमारे बावर्ची को हमारे घर के एक कमरे में रहने के लिए अनुमति दे दी। अब वो रोज सुबह के साथ मुझे रात को भी सूप बनाकर देता था। मुझे सास की हरकत कुछ खटकती थी कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में रखने की बजाय घर का ही कमरा क्यों दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी सास मुझ पर नजर रख रही है, इसीलिए मैं जहाँ जाती मेरी सास पता नहीं वहाँ कैसे पहुंच जाती। और सास का इस तरह से बावर्ची को घर में रहने की अनुमति दे देना, ये सब जानने की कोशिश करती तो मेरे सर में दर्द हो जाता, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। मुझे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो लगने लगा था कि जैसे बावर्ची मुझे घूर घूर कर देख रहा हो, लेकिन मैं इस सबको अपना वहम समझ रही थी। सूप पीते पीते 2 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी और जो बात पता चली थी वो सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और अकेले में बावर्ची को बुलाकर उसे पैसे देकर उसका भी धन्यवाद किया। मुझे इस तरह खुश देखकर बावर्ची जोर जोर की हंसी हंसा और बोला, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं जल्दी से कहा, तुम जो भी कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पूछने पर उसने कहा, देखिए ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसीलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी वसूल कर लूंगा, लेकिन अभी आप मुझे वो नहीं दे सकती जो मैं चाहता हूँ। इंतजार करो, मैं खुद आऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, वो सूप तुम रोज पीती रहना, अगर नहीं पियोगी तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं गलती से भी सूप पीना नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इतने सालों बाद ये खुशी नसीब हुई थी। मेरी सास सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव को दावत दी गई थी। इस बीच मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, एकदम से जैसे मेरी कदर बढ़ चुकी थी। उस बावर्ची ने सही कहा था कि सब सही हो जाएगा, और वाकई में सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब रोज मुझे सूप देने पर बावर्ची की एक शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे 1 घंटा अपने पैर दबाने को कहा। अब मैं ये सब करते हुए काफी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को ये सब पता चल जाता तो मेरी कितनी बदनामी होती। सबके दिल में ये ख्याल आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकती। मैंने सोच लिया था अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था अब मैं सूप नहीं पीऊंगी, तो बावर्ची ऐसी शर्त कैसे रखेगा। अगले दिन मैंने अपनी सोच के मुताबिक सूप पीने से मना कर दिया, तो बावर्ची का रंग फीका पड़ गया। वो परेशान हो गया और बोला, देखो अगर एक शर्त को ना मानने की वजह से तुम सूप नहीं पियोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम को तुम खुद चलकर मेरे पास आई तो तुम्हें मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो, उसने तो मुझे सीधी सीधी धमकी दे दी थी। जैसे उसे यकीन हो मैं जरूर आऊंगी। धिक्कार हो तुम पर और तुम्हारी शर्त पर, जरा शर्म नहीं है तुम्हें। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अब मैं गर्भवती भी हूँ, मैंने गुस्से से कहा। उसने कहा, तो क्या हुआ, गर्भवती भी तो मेरी वजह से ही हुई हो। अगर मैं उसकी कुछ कीमत वसूल कर रहा हूँ तो इतना परेशान क्यों हो रही हो। मैं तुमसे रात गुजारने को तो नहीं कह रहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कर लो जो करना है, मैं नहीं आऊंगी। वो सब मैंने गुस्से से उसे कहा और वहां से चली गई। 1 घंटे के बाद मेरी कमर और पेट में दर्द महसूस हुआ था और फिर दाई को बुलाया गया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तब मुझे वो बावर्ची एक बार फिर खिड़की में खड़ा नजर आया। मैंने सबको कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वहां से बुलाकर सूप दिया, जिसे पीने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई। अब मैं पहले से काफी बेहतर थी। उसके बाद मुझे उसके लिए खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा, लेकिन मैं और मेरा बच्चा ठीक थे, इसीलिए मैंने उसके लिए खाना बना दिया और बाद में उसके कपड़े धोकर इस्त्री अपनी कामवाली से करवाकर खुद देने गई थी। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरा 8वां महीना लग चुका था। सब बच्चे के लिए सामान खरीदने लगे थे और मैं भी अब खुश थी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो बावर्ची का ऐसा हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। पिछले कुछ महीने से मुझे अपने पति की बजाय उस बावर्ची के सारे काम करने पड़ रहे थे, वो भी चुप चुप कर, इस वजह से कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अजीब हादसा हुआ। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं कमरे में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर गई तो वहां वो बावर्ची खड़ा मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। सास ने बावर्ची को जाने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं और वही खड़ा रहा। इस हरकत पर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो मेरे अलावा घर के बाकी लोगों पर भी अपना हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की क्या वजह थी, वो क्या साबित करना चाहता था। और फिर वो मेरे पास आकर बोला, ये बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो, ये बच्चा मेरा है। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा था। वो ये क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वो है, ऐसा कैसे हो सकता था।
वो ये क्या ड्रामा कर रहा था? मेरी मजबूरी देखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। सास ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ भी मारा था और अपने कमरे से एक अखबार में कुछ छुपाकर लाकर उसे दिया था। जहां तक मुझे समझ आ रहा था शायद वो पैसे ही होंगे। तो क्या वो सच कह रहा था जो सास ने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे? क्या वाकई ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि बावर्ची का था? अगर ये सब सच था तो क्या मेरी सास ने ये जानबूझकर करवाया था? लेकिन क्यों? अपने ही बेटे के पत्नी के साथ ऐसा करने से एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और उन सब से भी ऊपर की एक बात और थी, क्या मेरे पति को अपने माँ की सारी सच्चाई पता थी? क्या वो भी इस सब में शामिल था? कोई इज्जतदार मर्द ऐसे कैसे कर सकता था? उसकी पत्नी को कोई और भी इस्तेमाल करे? ये सब बातें सोच सोचकर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगले दिन मैं बुखार में तप रही थी। सब लोग मेरे लिए यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे। मेरा पति मेरे लिए जिस तरह परेशान था उससे मैंने यही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अपनी माँ की सच्चाई से बेखबर है। अभी तो वो बात भी करनी थी कि ये बच्चा वाकई बावर्ची का है या फिर मेरे पति का, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी वजह से मैं ये सब कहती कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं। और मेरे पति से सीधा सीधा पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ इस सबसे भी कुछ बड़ा होने वाला था। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। एक दिन मेरी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई नौकर नजर आ रहे थे। मेरे पति तो आते ही रात को थे कि तभी कोई अचानक से मेरे कमरे में आया। उससे पहले मैं उसको देखकर चिल्लाती, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बहुत ही शानदार कमरे में थी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। मैं बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। मुझे पता था ये सब उसी बावर्ची का काम था। शायद मेरी सास भी इस काम में उसके साथ शामिल हो सकती है। मैं नहीं जानती थी कि वो दोनों मिलकर मेरे साथ क्या करना चाहते थे। सूप पिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं गर्भवती हो गई। उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना, फिर सास का बावर्ची की बातें मानना, उसे पैसे देना, उसके बावजूद भी मेरा ख्याल रखना, ये सब मेरी सोच से बाहर था। अगर किसी को मेरी किडनैपिंग का पता लग जाएगा तो सब मुझे भगोड़ी और बच्चलन कहेंगे। मैं और ज़्यादा रोने लगी थी। उसी समय दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वही बावर्ची हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे यूँ सारी दुनिया के सामने बदनाम करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी। लेकिन वो खामोश बैठा बस मुझे सुन रहा था और मुझे देखे जा रहा था। देखो, तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगने दो। अगर मैं घर ना गई तो सब मुझे बच्चलन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार वो मेरी बात को सुनकर अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, तुम सच जानने के बाद ये सब अपनी मर्जी से करोगी। अब जो मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन उस घर जहाँ तुम जाना चाहोगी। बावर्ची ने बोलना शुरू कर दिया था। मेरा ताल्लुक उसी गांव से है जहां तुम्हारी सास का घर है और ये बात शादी से पहले की है। मेरा बाप नशा और जुआ खेलता था। एक दिन उसने जुए में मेरी छोटी बहन को हार दिया था और जब वो लोग उसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से अपने आप को उनके हवाले कर दिया और कहा कि चाहे तो मुझे मार दो लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मगर वो लोग कह रहे थे या तो हमारे पैसे दे दो या हम तुम्हारी बहन को बेचकर पैसे वसूल कर लेंगे। फिर वहां से मैं तुम्हारी सास के पास चला गया और उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी। मैंने उसे अच्छे से सुना भी नहीं और हामी भर दी। मेरे बाप को जेल भिजवा दिया गया और साथ ही पैसे देकर मैंने अपनी बहन को जल्दी से उनसे छुड़ा लिया। उसके बाद तुम्हारी सास की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया। वो जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। उनका बेटा नामर्द था। उसके पहले उसके 3 तलाक हो चुके थे। इस बार उसने मुझे शादी करने के लिए कहा। दुनिया वालों के सामने रमन की शादी हुई थी जो उसका बेटा था, लेकिन असल में शादी तुम्हारी और मेरी हुई थी। मेरा नाम भी रमन ही है। उसने कहा था कि जल्दी से बच्चा नहीं करना है, देर में बच्चा पैदा करना, जिसकी वजह से तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती। और साथ ही जब रमन तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तब मैं कमरे में आता था और वो चला जाता था। पहले मैं तुम्हें खाने में दवाई मिलाकर देता था जिससे तुम गर्भवती ना हो, और जब उन्होंने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने दवाई ही बदल डाली और तुम्हें एक चमत्कारी सूप पिलाने की बात कही। अब मैं सूप में ताकत की दवाई डालकर देता था, लेकिन जब तुम गर्भवती हो गई तो मैंने दवाई डालना बंद कर दी थी, क्योंकि अपनी औलाद को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और मुझे अपनी औलाद को नुकसान देकर क्या मिलता।
उस दिन जब तुमने सूप पीने से मना कर दिया तो मुझे लगा अब मेरा राज खुल जाएगा, इसीलिए तुम्हें भी बोल दिया कि जब तकलीफ होगी तो पता चलेगा। शुरुआती दिनों में तो ऐसे दर्द होना आम सी बात है, पर तुम डर गई और मेरी बात मानने लगी। ये सब मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ समय बिताने के लिए कर रहा था। तुम जब मेरे काम करती तो मुझे बहुत खुशी होती थी, दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए ये सब नाटक किया। अब मैं तुम्हारे लिए और नाटक नहीं कर सकता। मेरा बच्चा होने वाला है। मैं अपनी पत्नी को सब सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगी। इसीलिए मैं डर गया था, लेकिन अब तुम्हें वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया। तुम्हारी सास कुछ नहीं कर सकती, उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है, वो तो बस बच्चा चाहती है। वो सबके सामने ये बात साबित करना चाहती है कि उसके बेटे में कोई खोट नहीं है। जब बावर्ची की बात खत्म हुई तो मैं खामोश अपनी जगह पर बैठी रही। उस औरत ने मेरे साथ धोखा किया था, सिर्फ उसने नहीं, मेरे पति ने भी, लेकिन वो मेरे आसपास ही रहा। इस बात से मुझे कुछ हौसला मिला। अब मैं दोबारा वहां नहीं रहने वाली थी। माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी। इसके पहले कि मैं कुछ कहती मुझे दर्द शुरू हो गया और मेरा असली पति मुझे अस्पताल ले गया। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसी समय मैंने अपने दोनों पति और बच्चे की टेस्ट करवा ली और घर आकर सारे गांव वालों के सामने सच बताकर उन्हें झूठा साबित कर दिया। उनका असली चेहरा दिखाया, जिससे अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा गया। सबने सास और उसके बेटे को भी बहुत बुरा भला कहा। मजबूर होकर उन दोनों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं और मेरा असली पति, वही बावर्ची, अपने घर में ही रहते हैं। हम दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने ये सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन ये भी सुकून था कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।